नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रणव क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का नगरीय जीवन और इस सभ्यता के पतन के कारण, इससे जुड़े हुए छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हमारे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। अपने इस चैनल प्रणव क्लासेस पे मैं आपके लिए हर दिन लेकर आता हूं आपके विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं से जुड़े हुए विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री, साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए प्रश्न भी और उनसे जुड़े हुए टेस्ट सीरीज भी। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस से। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो, जो है हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता। इस विषय पर छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्य, साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा जो सभ्यता थी, यह पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी और यहां से कई चीजों के पुरातत्व अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं हमें, वहां से जो उत्खनन के बाद अवशेष मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि हड़प्पा की जो संस्कृति थी, हड़प्पा काल या सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, यह एक नगरीय योजना के तहत निर्मित थी, यानी यहां से नगरीकरण के अवशेष मिले हैं। यानी ये पता चलता है कि यह एक नगर, जैसे आज का शहर बसा हुआ होता है, एक डेवलप्ड प्लानिंग की जाती है, डेवलपिंग की, उस तरह से वहां के शहरों को बसाने की प्लानिंग की गई थी। तो हड़प्पा की जो सभ्यता है वह नगरीय सभ्यता है और यहाँ के भवनों के निर्माण में एक रूपता के दर्शन होते हैं, मतलब घर एक जैसे बने हुए होते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो भवन होते थे वो एक जैसे, एक ही रूप रंग के, एक ही ढांचे के बने होते थे। यहां से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के घरों को दो भागों में बांटा जा सकता है, ऊपरी भाग और निम्न भाग। हड़प्पा काल के जो घर थे या सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। ऊपर का भाग, ऊपर के भाग को दुर्ग कहा जाता था, ऊपर के भाग को दुर्ग कहा जाता था, और जो नीचे के भाग थे उसमें भंडार गृह आदि बनाए जाते थे। ऊपर के भाग को दुर्ग कहा जाता था या उसे दुर्गीकृत किया जाता था और इसमें इमारतें होती थी, खाद्य भंडार गृह आदि निर्मित होते थे। ऊपर के जो भाग होते थे जिन्हें दुर्ग कहा जाता था, उसमें राजकीय इमारतें यानी सरकारी इमारतें होती थी और खाद्य भंडार गृह आदि निर्मित किए जाते थे, यानी खाने पीने के सामानों को इकट्ठा करने का स्थान होता था ऊपर के भाग में। जबकि जो निम्न भाग हैं, निम्न भाग में छोटे भवनों के साक्ष्य मिले हैं। जैसे आजकल हमारे घर होते हैं शहरों में छोटे छोटे, वैसे घर मिलते थे। बड़े जो भवन होते थे, जो दुर्ग भाग होते थे, वहां पे राजकीय कार्यालय होते थे या वहां पे खाद्यान्न इकट्ठे किए जाते थे। इसके अलावा जो छोटे छोटे निम्न भाग में जो छोटे घर आते थे, उसमें लोग रहते थे। तो इस तरह से हड़प्पा कालीन जो नगरीय योजना थी, उसमें भवन दो प्रकार के थे, एक दुर्गीकृत और एक निम्न भाग के। ऊपरी भाग वाले या उच्च भाग वाले जो दुर्गीकृत भवन थे, उसमें सरकारी कार्यालय होते थे या खाद्यान्नों का स्टोरेज होता था। इसके अलावा जो निम्न भाग के घर थे वो नॉर्मल घरों जैसे होते थे और उसमें लोग निवास करते थे। सभी जो भवन होते थे, जो लोगों को रहने के लिए भवन बनाए गए थे, उनका सबका क्षेत्रफल लगभग एक जैसा था। सभी भवनों का क्षेत्रफल हड़प्पा सभ्यता में जितने भी घर बने थे, सबका क्षेत्रफल एक जैसा था और सबके जो ऊंचाई का लेवल था, जमीन से जो ऊंचाई का लेवल था, सारे घरों का एक जैसा होता था। ऐसा नहीं कि कोई घर जमीन से 3 फीट ऊंचा है, कोई जमीन से 2 फीट ऊंचा है, कोई बिल्कुल जमीन के लेवल है। सभी घरों की जमीन से जो ऊंचाई होती थी, यानी घरों का जो आधार होता था, वह एक समान होता था। सभी घर
एक समान आधार पर निर्मित थे। इसके अलावा जो भवन होते थे, जितने भी भवन लोगों के निवास वाले होते थे, उन सब के दरवाजे ये गलियों की ओर खुलते थे। जैसे आजकल हमारी शहरी योजना में होता है, सबका एक सड़क पे सबका घर एक तरफ की ओर खुलता है, उसी तरह हड़प्पा कालीन सभ्यता में भी सभी घरों के दरवाजे एक तरफ गलियों में खुलते थे। यहां के जो निवासी थे हड़प्पा कालीन सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के, उन्होंने ग्रिड प्रणाली के आधार पर घर बनाया था। ग्रिड प्रणाली यानी ग्रिड पद्धति के आधार पर घर बनाया था। ग्रिड पद्धति क्या है? जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसमें यहां एक घर बना, यहां घर बना, यहां घर बना, यहां घर बना, इस तरह से इनके दरवाजे इस ओर खुल रहे हैं और इस यहां पे ये घर बना, यहां घर बना, यहां घर बना और इनके दरवाजे इस ओर खुल रहे हैं और बीच के रास्ते में सड़क। इसी तरह इधर को घर और फिर इधर को घर, बीच में ये सड़क। तो इस तरह से इनकी नगरीय सभ्यता का डायमेंशन था। यानी गली के दोनों तरफ घर होते थे और दोनों तरफ के घरों के दरवाजे ये गलियों में खुलते थे। तो यहां हड़प्पा कालीन सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रिड पद्धति के आधार पर नगरों को या शहरों को विकसित किया गया था। और जो भी सड़क होते थे, गलियों से मिलने वाले जो सड़क होते थे, वो अधिकतर समकोण पर काटते थे, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते थे। यानी ये सड़क और इस तरह से गली, ये मुख्य सड़क है और इस तरह से ये एक गली, फिर इधर कहीं दूसरी गली, इस तरह से ये मुख्य सड़क से के साथ समकोण बनाते थे जितने भी सड़क थे। इसके अलावा गलियों में दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनी हुई थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं उसमें यह अवशेष मिला है कि गलियों के दोनों किनारों पर, चूंकि गलियों के दोनों साइड घर बने हुए थे, तो दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनी हुई थी। इसके अलावा मकानों की जो खिड़कियां थी यह मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे गली में खुलती थी। मकानों की जो खिड़कियां होती थी वह मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलती थी, बल्कि पीछे गलियों की तरफ खुलती थी। लोथल इसका अपवाद है। लोथल इसका अपवाद है, यानी लोथल में जो घर मिले हैं उनकी खिड़कियां मुख्य सड़कों की तरफ भी खुलती थी। नॉर्मली हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे उनकी खिड़कियां गलियों में खुलती थी, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी। लेकिन लोथल इसका अपवाद है। लोथल में घरों की खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ भी खुलती थी और गलियों की तरफ भी खुलती थी। जो मुख्य सड़क होते थे हड़प्पा सभ्यता में, उनकी चौड़ाई 10 मीटर की होती थी। 10 मीटर के चौड़े मुख्य सड़क होते थे और इस सड़क को राजपथ कहा जाता था। 10 मीटर चौड़े जो सड़क होते थे मुख्य सड़क, उनको राजपथ कहा जाता था और मुख्य सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर की होती थी। यहां के जो भवन थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो घर बने हुए थे वो सारे घर पक्के ईंटों से बने हुए थे। और जो सबसे बड़ी विशेषता इस नगरीय सभ्यता की थी वो थी यहां से निकास प्रणाली, यानी नालियां। यहां से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनकी निकास प्रणाली ये बहुत ही व्यवस्थित थी। इसके समकालीन सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन दोनों ही सभ्यताओं में यह निकास प्रणाली नहीं पाई जाती थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में यह निकास की प्रणाली सुव्यवस्थित पाई जाती थी। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में यह सुव्यवस्थित निकास प्रणाली नहीं थी। इसके अलावा जितने भी घर थे जिसमें लोग रहते थे, वहां पे स्नानागार बनाए जाते थे, यानी नहाने का जगह बनाया जाता था। और जब हम वहां नहाएंगे तो वहां निश्चित रूप से पानी इकट्ठा होगा, तो उन पानियों की निकासी के लिए पाइपों का भी निर्माण किया गया था। हर घर में स्नानागार बनाया गया था और स्नानागार से पानी के व्यवस्थित निकास के लिए वहां पाइपों का भी निर्माण किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में। मोहनजोदड़ो नाम की जगह से खुदाई में एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। एक बहुत बड़े स्नानागार का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो की खुदाई में। और यह जो स्नानागार है
यह लगभग 11.88 मीटर यानी लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा, साथ ही साथ लगभग 2.5 मीटर गहरा। 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। ये स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। और यह इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा स्नानागार था। यह स्नानागार का मुख्य स्नान कुंड था जहां लोग नहाते थे, यानी ये समझ लीजिए कि ये एक तालाब जैसा था। यह स्नानागार एक तालाब जैसा था जिसकी गहराई लगभग 2.5 मीटर, चौड़ाई लगभग 7 मीटर और लंबाई लगभग 12 मीटर था। और यह अनुमान लगाया जाता है कि यह जो स्नानागार था इसका उपयोग लोग विभिन्न तरह के अनुष्ठानों में करते थे। जैसे आजकल तालाबों में बहुत सारे व्रत वगैरह किए जाते हैं या धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, किसी मरने पे नदियों के किनारे कोई अनुष्ठान किया जाता है। इस तरह के अनुष्ठानों के लिए इस स्नानागार का प्रयोग किया जाता था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और जो विशाला स्नानागार मिला है वह मिला है मोहनजोदड़ो की खुदाई में। गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं उसमें धौलावीरा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे अवशेष मिले हैं। और यहां का जो नगरीय स्थल है, यानी यहां की जो नगरीय सभ्यता है, वह 2 भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में बटी हुई थी। पहले हमने बात की थी कि नगरीय सभ्यता 2 भाग में बटी हुई थी, उच्च भाग और निम्न भाग, जिसमें उच्च भाग को दुर्गीकृत कहा जाता था, जहां सरकारी इमारतें होती थी या खाद्यान्न का स्टोरेज होता था। तो धौलावीरा से जो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं वहां का जो नगरीय विकास था वह 3 भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा के 2 भाग दुर्गीकृत हैं, यानी धौलावीरा में 2 भाग दुर्गीकृत हैं और वहां से पत्थरों से निर्मित प्रवेश द्वार और पॉलिशदार श्वेत पाषाण का खंड भी मिला है। धौलावीरा से पत्थरों से बना हुआ प्रवेश द्वार, गेट, धौलावीरा से गेट का अवशेष प्राप्त हुआ है और पॉलिशदार श्वेत पाषाण के टुकड़े यानी सफेद पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। लोथल और सुतकोतड़ा के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं, यानी लोथल और सुतकोतड़ा के जो दुर्ग हैं या बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो सभी एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं, यानी उनकी रक्षा के लिए जो बाउंड्री वाल थी वो एक ही थी, एक ही बाउंड्री वाल से वो घिरे थे। और चूंकि रक्षा प्राचीर यहां होते थे, इसका मतलब कि यहां पहरेदारी होती थी। रक्षा प्राचीर का मतलब है यहां पहरेदारी होती थी, यहां की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता तो थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यवसाय भी करते थे और विद्वान भी थे, सुख साधन की अपेक्षा रखते थे। तो ऐसे में वहां कुछ ना कुछ भाषा रही होगी। तो वहां की जो लिपि और लेखन कला है उसमें अधिकतर जानकारी हमें मुहरों से प्राप्त होती है। जो मुहरें प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में, उनसे वहां की लिपि और लेखन कला की जानकारी मिलती है। और इससे लिपि की भी जानकारी मिलती है और धर्म की जानकारी भी मिलती है, क्योंकि इनके मुहरों पे पशुपति शिव, मातृदेवी, सांड, इस तरह के पशुओं या पौधों का चित्रण किया गया था मुहरों पे। तो यहां के मुहरों से लिपि की भी जानकारी मिलती है और धर्म की भी जानकारी मिलती है। और जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी या हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह चित्राक्षर लिपि है, यानी वहां की जो चीजें हैं वो चित्रों के रूप में लिखी हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्राक्षर लिपि है, यानी वहां की जो भाषा है वो चित्रों के माध्यम से लिखी जाती थी। और इसको पढ़ने में, लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं पाई जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता से लिपि के जो अवशेष मिले हैं वो चित्राक्षर लिपि है, वहां चित्रों के द्वारा लिखने का प्रयास किया जाता था, लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और यहां से जो लिपि के संकेत मिले हैं उसमें 64 मूल चिन्ह हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं और 250 से 400 तक चित्राक्षर हैं। 250 से 400 तक चित्राक्षर हैं, यानी पिक्टोग्राफ हैं। पिक्टोग्राफ आप जानते हैं, जैसे हमें सेव बनाना है तो हमने सेव बना दिया। इस तरह से पिक्चर के द्वारा हम जो चीजें आपने प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ी होगी, पिक्टोग्राफ, पिक्चर बना देना, चित्र बना देना, तो लगभग 250 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में और 64 मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं। और ये जो चित्राक्षर मिले हैं ये सभी सेलखड़ी से निर्मित मोहरों, कल हमने बात की थी कि यहां से जितने भी मोहरें मिली हैं वो अधिकतर सेलखड़ी से बनी हुई मिली हैं। तो सेलखड़ी से बनी हुई आयताकार मोहरों पर ताम्र की गुटिकाओं पर चित्राक्षर बने हुए मिले हैं। यानी सेलखड़ी से बनी हुई मोहरों पर और आयताकार मोहरों पर, साथ ही साथ तांबे के गुटकों यानी तांबे के घन या घनाभ जैसे छोटे के गुटके या पासे जैसे गुटके, उन पर भी बने हुए मिले हैं चित्राक्षर और वहां की लिपि। लिखावट जो थी वो दाईं से बाईं ओर की ओर थी। लिखावट जैसे उर्दू दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, इसी तरह हड़प्पा सभ्यता की लिपि या दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि हमारी देवनागरी लिपि यानी हिंदी भाषा की लिपि यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती थी, उर्दू की तरह। और यह जो लिपि थी इसको बोस्ट्रोफेडन लिपि भी कहा जाता है। हड़प्पा काल की जो लिपि है या सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे बोस्ट्रोफेडन भी कहा जाता है या बोस्ट्रोफेडन लिपि भी कहा जाता है। यह जो लिपि थी इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग यू आकार का किया जाता था और सबसे ज्यादा जो प्रचलित चिन्ह था वो मछली का था। हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी उसमें यू वर्ण का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था और जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला चित्र था, क्योंकि यह चित्र लिपि है तो उसमें मछली का चित्र सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हड़प्पा की जो सबसे पुरानी लिपि का अवशेष मिला है वह 1853 ईस्वी में मिला था। सबसे पुराना जो अवशेष मिला है वह 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 ईस्वी के बीच तक, यानी 1853 से 1923 ईस्वी के बीच कई जगहों पे खनन का काम किया गया और तब यहां की पूरी लिपि प्रकाश में आई, जिसमें 64 चित्र और 250 से 400 तक चित्राक्षर थे। 64 वर्ण यानी लिपि और 250 से 400 के बीच चित्राक्षर थे। वो सारी की सारी लिपि 1853 से लेकर 1923 तक विभिन्न स्थलों पे जो खुदाई का कार्य किया गया, खनन का कार्य किया गया, उससे प्राप्त हुए हैं। तो इतने दिनों में ये पूरी लिपि जानकारी में आई, लेकिन अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। आज भी यह लिपि पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा सभ्यता के कारण, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन से कारण थे, क्यों यह सभ्यता नष्ट हुई, इसके बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। तो जो मुख्य कारणों का वर्गीकरण है और उसके समर्थक कौन कौन से विद्वान हैं उनको हमने एक साथ कैटेगराइज किया है। यहाँ पे पतन के जो कारण हैं, 1800 ईसा पूर्व के आसपास ये हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई थी। 1800 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई थी या खत्म हो गई थी। और कई विद्वानों जो इनके कारण बताए हैं उसमें पहला कारण माना जाता है आर्यों का आक्रमण। यह माना जाता है कि आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण किया और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो गई। और इस सिद्धांत को मानने वाले जो विद्वान हैं वो हैं व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और गार्डन चाइल्ड। व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और गार्डन चाइल्ड ये सब मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण के चलते हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हो गई। इसके अलावा जो दूसरा विद्वानों का ग्रुप है वो ये मानता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने का कारण था बाढ़। बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हुई। ऐसा मानने वाले जो विद्वान हैं उसमें नाम है मार्शल का, मैके का और एस.आर. राव का। मार्शल, मैके और एस.आर. राव ये मानते हैं कि बाढ़ के कारण
हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हुआ। जो विद्वान यह मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ, उसमें R.L. स्टाइन और A.N. घोष, R.L. स्टाइन और A.N. घोष ये दो ऐसे महान विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के चलते हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई। जलप्लावन या बाढ़, लगभग ये दोनों एक चीजें हैं। तो जलप्लावन ये कारण मानते हैं M.R. साहनी, यानी जल में बह जाने के चलते हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई, यह मानते हैं M.R. साहनी। कुछ विद्वानों ने इसे महामारी या बीमारी के चलते नष्ट होना बताया है। ऐसे विद्वान जिन्होंने महामारी या बीमारी को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाश का कारण बताया है वह है K.U.R. केनेडी ने यह माना है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का मुख्य कारण है, उसके नाश का जो मुख्य कारण है वो महामारी या कोई बीमारी थी। जैसे आज देख रहे हैं आप कोरोना महामारी, इसी तरह की कोई बीमारी या महामारी थी जो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का या उसके नाश का कारण बनी। इसके अलावा फेयर सर्विस के अनुसार पारिस्थितिकीय असंतुलन के कारण हड़प्पा सभ्यता का नाश हुआ, यह फेयर सर्विस का मानना है। तो ये तो रहा हमारा हड़प्पा सभ्यता का पूरा इतिहास, जिसके छोटे छोटे और महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हमने रखे। हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर विस्तृत अध्ययन सामग्री, साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए प्रश्न और उनके टेस्ट सीरीज यानी उनके प्रैक्टिस सेट भी। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक पहुंचे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हम अपने चैनल पे हर दिन 2 नए वीडियो अपलोड करते हैं, एक सुबह 6 बजे, दूसरा शाम 6 बजे, जो अलग अलग टॉपिक से जुड़े होते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस पे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।